सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और न्यू वीडियो में, जहां पर हम करने जा रहे हैं हमेशा की तरह एक और क्राइम केस स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये घटना कर्नाटका की है। हालांकि इस केस को ज्यादा मीडिया में कवर नहीं किया गया, क्योंकि इस केस के साथ एक पॉलिटिकल एंगल भी था। लेकिन जब लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं तुमने इस केस के बारे में भले ही थोड़ा सा पार्ट जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी मुख्य किरदार है नेहा हिरामठ, जो कि हुगली कर्नाटका की रहने वाली थी। नेहा हिरामठ जिसका 18 अप्रैल 2024 में एग्जाम था। हालांकि वह एक रोग से ग्रसित हो चुकी थी, उसे टाइफाइड हुआ था। और अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी टाइफाइड हुआ होगा या तुमने किसी को देखा हो जिसे ये रोग से वह ग्रसित हो, तो तुम्हें पता होगा कि कितने ज्यादा कमजोर हो जाता है। यानी कि जो पेशेंट होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, उसे खाते भी नहीं बनता। हालांकि अब नेहा का एग्जाम था तो वो जैसे तैसे इसकी प्रिपरेशन करती है। वह जितना अपना वेस्ट कर सकती थी वह करती है। हालांकि वो उतने अच्छे से इसकी तैयारी नहीं कर पाई थी, पर फिर भी वह एग्जाम देने के लिए जाती है। अब नेहा क्योंकि वह काफी कमजोर थी तो उसने अपनी माँ से ये बात करके रखी हुई थी कि जैसे उसका एग्जाम खत्म होगा वह अपनी माँ से आकर मिलेगी, फिर वह अपनी माँ के साथ अपने घर लौट जाएगी, उससे काफी ज्यादा इजी होगा। पर जब एग्जाम खत्म होता है और एग्जाम खत्म होने के बस 5 मिनट ही हुए थे कि नेहा की माँ नेहा को कॉल करती है कि उनकी बेटी आकर उनसे मिलेगी। नेहा की माँ लगातार नेहा को कॉल करते जा रही थी, लेकिन नेहा जो उनकी फोन नहीं उठा पाती। वहीं जब वह कॉलेज की तरफ देखती है तो वह देखती है कि अचानक से कुछ लोगों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हो रही है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? नेहा अपनी माँ का फोन कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि उन्होंने पहले ही सुबह बात कर ली थी कि वे तुरंत एक दूसरे से बात करेंगे एग्जाम होने के बाद। और आखिर लोगों की भीड़ कॉलेज में वहां पर क्यों इकट्ठा हुई थी? वहीं थोड़ी देर बाद अगर कुछ बाहर आता है तो वह थी नेहा की डेड बॉडी। अब आखिर क्या हुआ उस कॉलेज में, नेहा के साथ क्या हुआ, समझते हैं इस वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह केस है नेहा हिरामठ। नेहा हिरामठ जिसकी उम्र 22 साल की थी, जो कि बीबीबी कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में MCA की स्टडी कर रही थी। MCA जो कि एक मास्टर डिग्री होती है, जहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये डिग्री होती है। नेहा जो कि काफी ज्यादा अच्छे से अपनी स्टडी किया करती थी। हालांकि वह काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट उसका नेचर था। अक्सर वह केवल अपने घर से कॉलेज जाया करती थी और कॉलेज से अपने घर आया करती थी। उसका बाहर में ज्यादा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था और ना ही वो बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। नेहा के पिताजी निरंजन हिरेमठ जो कि कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के एक कॉर्पोरेटर वर्कर थे। बेसिकली वे हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन कम्युनिटी के एक वर्कर थे। नेहा के पिताजी अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्रेम किया करते थे। हमेशा उनका मानना था कि वे अपनी बेटी को काफी ऊंचे पद पे देखें, वह अपनी लाइफ में अच्छा करे और कामयाब हो जाए, उनका नाम रोशन करे, वह अपनी लाइफ में खुश रहे, बस वो यही चाहते थे। उनकी फैमिली काफी ज्यादा लविंग फैमिली थी। वे एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि वे हर एक चीज में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे नेहा 18 अप्रैल की सुबह अपने एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी। नेहा जिसे टाइफाइड हो चुका था, इसलिए वह 2 महीने से अपने कॉलेज नहीं गई थी। अब क्योंकि उसका एग्जाम था, इसलिए उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पेपर देने के लिए 18 अप्रैल को अपने कॉलेज पहुंच जाती है। नेहा जितना ज्यादा कर सकती थी उसने अपने 18 अप्रैल के इस एग्जाम के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि नेहा जो फिजिकली काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी टाइफाइड के कारण, अब क्योंकि नेहा बीमारी के कारण काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसलिए अपनी माँ और उसके बीच एक कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे एग्जाम होगा उसकी माँ उसे पिक कर लेगी। एग्जाम जो कि 4:30 बजे खत्म होने वाला था। नेहा जो कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलती है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही वह सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ जो कि उसका इंतजार कर रही थी, जो शायद कॉलेज के गेट पे ही खड़ी हुई थी ताकि ये दोनों एक दूसरे से जल्दी से मिले। नेहा जो कि अपने एग्जाम को खत्म करने के बाद अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रही थी एग्जाम हॉल से, और अपनी माँ को कॉल कर ही रही थी कि तभी उसका सामना एक लड़के से होता है। ये एक ऐसा लड़का था जिसे देखकर नेहा अचानक से घबरा जाती है। हैरान कर देने वाली बात है कि कॉलेज में नेहा के क्लासमेट हो सकते हैं और कई सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन नेहा आखिर इसी लड़की को देखकर क्यों घबराई? क्या इसके पीछे कोई राज था? नेहा ने जिस लड़की को देखा था, डरा देने वाली बात ये थी कि उस लड़के के हाथ में चाकू था, यानी कि वह काफी ज्यादा खतरनाक था। अब नेहा ऐसे सिनेरियो में कुछ समझ पाती कि यहाँ पर क्या होने वाला है, या वो उस लड़के से कुछ बात कर पाती, या उसका कुछ सुन पाती, या सराउंडिंग के लोगों के बारे में कुछ समझ पाती। वह लड़का नेहा के ऊपर लगातार वार करना शुरू कर देता है। वह दरिंदा इतने खतरनाक तरीके से नेहा की गर्दन पर अटैक करता है कि नेहा कुछ समझ ही नहीं पाती, वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाती और वह तुरंत वहां पर गिर जाती है। वह दरिंदा वहां पे भी नहीं रुकता, वह एक के बाद एक उस पर वार करते जाता है। वह लड़का नेहा के ऊपर लगातार वार करते जा रहा था और ऐसा करते समय उसके हाथों पर भी घाव बन जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर भी नहीं रुकता। वह कम से कम 8 बार नेहा के ऊपर वार करता है। ये एक ऐसी घटना थी और एक ऐसा माहौल यहाँ पर छा चुका था कि चारों तरफ केवल खून के ही छींटे थे और जो भी इसे देख रहा था वह घबरा चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। जो भी बच्चे इसे देख रहे थे वो केवल चिल्ला रहे थे, लड़कियां तो रोने ही लगी थी। ये इतने ज्यादा फास्ट था कि कोई भी यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वे यहाँ पर नेहा को बचाएं और उस लड़के को कैसे रोकें। ये एक ऐसा राक्षस था जिसने की उस
लड़की के ऊपर एकदम जानवरों की तरह अटैक किया था। आसपास के लोग वैसे ही काफी ज्यादा डरे हुए थे ऐसे माहौल को देखकर, और वो यहाँ पर नेहा को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। नेहा से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज जो कि बाहर निकल कर आई थी, वहां पर तुम देख सकते हो कि ज्यादातर लोग तो नहीं थे, काफी कम लोग थे, लेकिन वो जैसे ही ये सारी घटना को देखते हैं वह नेहा की हेल्प करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस दरिंदे के हाथ में उस चाकू को देखते हैं वह भी डर जाते हैं और रुक जाते हैं। और जैसे आजकल का समाज है, हर किसी को अपने आप से ही पड़ी हुई है, लोग किसी की हेल्प नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने किसी की हेल्प करी है, उल्टा वे ही फंस जाते हैं। वो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी कि हम कैसे किसी लड़की की हेल्प करें या फिर उसकी रक्षा करने के लिए भले ही हमारे प्राण न्यौछावर हो जाएं, लेकिन जैसे कि गाय और कन्या की रक्षा करना हमारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, महिलाओं की रक्षा करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, चाहे उसके लिए हम हमारे प्राण को ही न्यौछावर क्यों न कर दे। अब जैसी वो आइडेंटिटी या फिर आइडियोलॉजी वो तो हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं रही, उल्टा हम ऐसे क्राइम को रिकॉर्ड करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ठीक यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। हालांकि लोग यहाँ पर नेहा को तो बचा नहीं पाए थे, लेकिन वो जो दरिंदा था वो वहां से भाग रहा था, जैसे तैसे लोगों ने उसे पकड़ लिया। वही नेहा जिसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, पर नेहा जिसे कई सारे घाव लग चुके थे और वो बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह सीरियस सिचुएशन में पहुंच जाती है। नेहा को बचाया नहीं जाता। वही नेहा की मॉम जो कि कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी, जिसे नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ, वह अपनी बेटी से नहीं मिल पाती। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी की ये हालात हो चुके हैं और शायद अब भी दोबारा अपनी बेटी से नहीं मिलेगी। हालांकि जो मर्डरर था, वो जो क्रिमिनल दरिंदा था, उसे लोगों ने पकड़ लिया था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, वह पुलिस के कब्जे में था। पर अब पुलिस को ये बात जानना था कि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसके पीछे का मोटिव क्या है, और आखिर कैसे एक इंसान इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है और किसी के ऊपर इतने बेरहमी से वार कर सकता है। ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी नेहा से कि वह इतने बेरहमी से नेहा को मार देता है। यहाँ जो क्रिमिनल था वह था फयाज कोंडेनायक, जिसकी उम्र 23 साल की थी। फयाज जिसके दोनों ही पेरेंट्स मुमताज और बाबा साहेब सुहानी थे, यानी कि ये दोनों ही टीचर थे और काफी ज्यादा पढ़े लिखे हुए बैकग्राउंड से आते हैं। फयाज जिसकी माँ का नाम मुमताज था और पिता का नाम बाबा साहेब सुहानी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। फयाज जो कि अपनी माँ मुमताज के साथ रहा करता था। हम बात करें फयाज की पर्सनैलिटी की, तो वह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, यानी कि उसके बोर्ड में भी काफी अच्छे मार्क्स आया करते थे और वह अपने फिजिकल फिटनेस में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया करता था। यहाँ तक कि उसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड को भी जीता था। यानी तुम समझ सकते हो कि वह कितना ज्यादा अपने आप में फोकस करता था। इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि जो फयाज की माँ मुमताज थी, उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा जो बड़ा होकर IAS बने, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा था और फिजिकली भी फिट था, तो उनकी ये आशा थी। पर समझने वाली बात ऐसी है कि ऐसा क्या हुआ कि वो इस रूप में आ गया और उसने इतना बड़ा कदम उठाया और वह एक अच्छा खासे लड़के से दरिंदे में बदल गया। अचानक से पता नहीं उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि 6 महीने पहले जो उसने एग्जाम दिया था वह उसमें फेल हो जाता है। वह अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसी कौन सी घटना घटी रही होगी उसके साथ। फैजान जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन कॉलेज में आकर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने बाद उसके जो एग्जाम हो रहे थे लगातार, उसमें वह फेल होते जा रहा था। हालांकि वह दोबारा से ATKT भी देता है, लेकिन वह उसमें भी काफी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था और ये सारी सिनेरियो को देखकर वह डिसाइड करता है कि वह ड्रॉप आउट ले लेगा। इसके बारे में जैसे जैसे मैं स्टडी करते रहा तो मुझे ये पता चला कि जिस तरीके का कंक्लूजन निकल कर आया, मुझे समझ में आया कि जो फयाज का जो नेचर था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव था, या यूं कहें हम कुछ ऐसे नहीं होते कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे जो करना है वो करना ही है। बीच में कुछ भी नहीं होता कि नहीं यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाए जीवन में सिनेरियो के साथ। अक्सर ये होता है ना कि अगर हम कोई अच्छा नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं कि कम से कम एवरेज तो कर पाए, हम एवरेज भी कर पा रहे हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन फयाज की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वह उसी चीज को छोड़ देता था और कुछ नई चीज में ट्राई करना शुरू कर देता था। फयाज जिसने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था और अब वह हमेशा घर पे ही रहता था, यहाँ तक कि अब उसने अपने फिटनेस में भी ध्यान देना बंद कर दिया था। काइंड ऑफ फयाज अब डिप्रेशन में जाने लगा था, यानी कि उसकी दुनिया अचानक से पूरी तरीके से पलट चुकी थी और अचानक से 13 अप्रैल के दिन वह अपनी माँ से एक बात कहता है, एक ऐसी बात जिसके बारे में उसकी माँ ने कभी भी नहीं सोचा था। वह अपनी माँ को कहता है कि पूरे दिन वह घर रह रहकर वह ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, वह घर में रह के थक चुका है और अब फाइनली उसने डिसाइड किया है कि वह अब जॉब करना शुरू करेगा। वो अपने घर से निकल जाता है, पर फिर इसके बाद वह अपने घर नहीं लौटता। अब उसकी माँ को लगा था कि उसके बेटे ने कहा है कि वह जॉब ढूंढने के लिए गया है, तो वह यही सोचकर रहती कि उसका बेटा जॉब ढूंढ रहा है एक अच्छी सी। पर तभी 18 अप्रैल की शाम को अचानक से उनके पास एक फोन आता है। ये फोन कॉल थी उनके किसी रिश्तेदार की, जो उन्हें फोन करके बताता है कि उनके बेटे की तस्वीर न्यूज चैनल में दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कातिल है और एक काफी बड़ा क्रिमिनल। मुमताज को जब इसके पीछे का रीजन पता चला कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो वह शॉक्ड रह जाती हैं। वहीं उन्हें ये बात पता चली कि फयाज ने किसी को मारा है, और किसको मारा है, जिसे मारा है, इस बारे में जब मुमताज को पता चला कि जो विक्टिम है वो कौन है, जिसके ऊपर इसने वार किया है, तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल जो विक्टिम था, विक्टिम के बारे में उसकी माँ को पहले से ही पता था। विक्टिम जिसका नाम था नेहा, मुमताज इसे पहले से ही जानती
चलती थी। मुमताज के बारे में ये बात पता चली कि मुमताज का कहना था कि कैसे उनका बेटा फैजान और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। यहाँ तक कि फयाज की मां मुमताज ने ये भी बताया कि उनके बेटे ने उनसे ये भी कहा है कि कैसे वह फ्यूचर में नेहा से शादी करेगा। पर इससे उलट फयाज की मां मुमताज का कहना था कि अभी तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने करियर में फोकस करना चाहिए, तुम पहले एक सेटल हो जाओ, कामयाब इंसान बन जाओ, तब इजी होगा तुम इससे शादी कर पाओ। यहाँ तक कि मुमताज की मॉम ने नेहा से पहले फोन में बात भी किया था। यानी कि हम बात कहें इस तरीके से कि मुमताज को अगर पता था कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, पर ऐसे क्या सिनारियो आए कि फैजान ने अपने प्यार को ही मार दिया जिससे वह प्यार करता था, जिससे शादी करना चाह रहा था। अब पुलिस इंटेरोगेशन में जब फयाज से पूछताछ की गई, उससे पूछा गया कि आखिर पूरी बात क्या है बताओ, तो फयाज बताते कि कैसे नेहा और वह रिलेशनशिप में ही थे, पर कुछ महीनों से नेहा फयाज को इग्नोर कर रही थी और इस बात से वह फयाज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वह इस बात को हैंडल नहीं कर पाया। फयाज के पिता बाबा साहब सुहानी का यही कहना था कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ में थे और फयाज ने उनसे ये भी कहा था कि वह नेहा से शादी करना चाहता है, पर उसके पिता भी उसके इस फैसले को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो यहाँ पर काफी सारी चीजें बताते हैं। वो ये एक काफी ज्यादा अनोखी सी बात बताते कि कैसे एक बार नेहा की फैमिली ने उन्हें फोन करके ये भी कहा था कि उनका बेटा नेहा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, वरना काफी कुछ गलत हो सकता है। अब जितनी भी सारी बातें निकल कर आई, यहाँ पर हमें 2 पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, एक फयाज की फैमिली के बारे में और एक नेहा की फैमिली की तरफ से। फयाज की फैमिली का कहना था कि उन्हें ये बात पता थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और फ्यूचर में ये शादी करेंगे। वहीं नेहा की फैमिली का कुछ और ही कहना था। नेहा की फैमिली के जो स्टेटमेंट निकल कर आए, उन्हें ये पता चला कि जो फयाज था वह नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और वह इससे शादी करना चाह रहा था। कह सकते हैं ये कंप्लीटली अपोजिट था। अब नेहा के पिता यानी कि निरंजन हीरामठ और फयाज और नेहा जो कि पास्ट में क्लासमेट रह चुके थे, ऐसा उनका कहना था, जिसके कारण कई महीनों से फयाज जो कि नेहा को रिलेशनशिप में आने के लिए परेशान किया जा रहा था, वो उसे बार बार प्रपोज किया जा रहा था और हर बार नेहा उसे रिजेक्ट कर देती है। नेहा फयाज के प्रपोजल से इतने ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने फयाज को वार्न किया था कि अगर वह यहाँ तक नहीं रुकता है तो वह यहाँ पर पुलिस की भी हेल्प लेगी, वह पुलिस में कंप्लेंट करेगी और उसे अरेस्ट करवा देगी। नेहा ने इस बारे में अपनी फैमिली को भी बताया था। यही कारण था कि नेहा की फैमिली फयाज के पिता से कांटेक्ट करती है और उन्हें समझाती है कि वह अपने बेटे को कंट्रोल में रखें। यहाँ तक कि उन्होंने फयाज को भी समझाने की कोशिश करी थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी बात को सुनने भी वाला नहीं था और शायद वे पुलिस को जो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। फयाज जो कि इस रिजेक्शन के कारण इतना बड़ा कदम उठा लेगा, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। देखो यहाँ पर कई सारी बातें हो सकती है। यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि शायद नेहा ने पहले उसे प्रपोज किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि केवल फयाज उसे स्टॉक कर रहा हो। ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि इस चीज को लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके के सिनेरियो नजर आ रहे हैं ये बात काफी ज्यादा लगती है कि फयाज यहाँ पर नेहा को स्टॉक कर रहा होगा। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे इस केस का संबंध पॉलिटिकल पार्टी से भी है, इसलिए अलग अलग पार्टियों ने इसे अलग अलग तरीके से प्रिटेंड किया है, लेकिन जिस तरीके की नेहा की फैमिली की बातें निकल कर आ रही हैं वे ज्यादा रिलायबल लगती है। जो नेहा की फैमिली है उनका कहना है कि जो ये सब हुआ ये एक लव जिहाद है, जहाँ पर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को टारगेट करता है या फिर एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के को टारगेट करती है अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए। वो इस चीज को करने के लिए इतने ज्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि वे उनकी जान भी ले लेते हैं। और ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरीके के कई सारे केस जो कि हमारे देश में घटित हो चुके हैं। कई बार तो लोग अपना रियल आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं और लोग ऐसी चीज करने के लिए कई सारे स्टेप भी उठाते हैं, जैसे कि कई तरीके की ऐसी संस्थाओं के नाम भी बाहर निकल कर आए हैं जो कि लोगों को पैसे देते हैं ऐसे काम को करने के लिए। यहाँ तक कि जो हिंदू समाज में कई सारी कास्ट है, जैसे ब्राह्मण, अग्रवाल, जैन, इस तरीके के कई सारे समाज की अगर स्पेसिफाई वो अगर किसी लड़की को फंसाते हैं, अपने प्यार में फंसाते हैं, तो उन्हें पैसे भी मिलते हैं। अलग अलग रेट डिसाइड हैं और इस तरीके से वे धर्मांतरण में भी संलग्न होते हैं। और इस तरीके की लड़की को फंसाने के लिए अक्सर ये कुछ चीज को टारगेट करते हैं, जैसे कि अच्छी बॉडी बनाना या फिर अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाना समाज के बीच में, जिससे कि सोशल मीडिया का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस चीज के लिए। और यही नहीं, ये तो एक छोटा सा लेवल है, बड़े लेवल में भी यानी कि कई सारी आपको ऐसी मूवीज देखने को मिलेगी जहां पर इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स अपनी पावर्स का यूज करते हैं इन चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जबकि उनको फॉलोअर्स करने वाले लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो बड़े एक्टर हैं उनके सिनारियो अलग हैं, उन्हें इस चीज को करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी खुद की लाइफ है, उन्हें अपने फैमिली को भी देखना है, क्योंकि एक फैमिली ही है जो कि उनके लाइफ को कोई मीनिंग देती है, जो उनके बुरे सिनारियो में उनको सपोर्ट करेगी और वो अगर गलत कर रहे हैं तो वो उन्हें रोकेगी और उनकी लाइफ को एक मीनिंग प्रदान करेगी। पर वो इस सब चीजों को भूल जाते हैं। अपने कह सकते हैं आजकल का ये दौर चल रहा है, जो टीनेज लोग हैं अपनी जवानी के जोश में अपने फैमिली मेंबर्स की बातों को वैल्यू नहीं रखते, उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। और अभी जैसे बॉलीवुड ने लोगों की सोच को जिस तरीके से बिगाड़ा है वो तुम खुद जानते हो। लोग अक्सर जिसे प्यार कहते हैं असल में वो केवल हवस होती है एक दूसरे को लेकर। प्यार तो बस कहने की बात होती है, लोग अक्सर अपनी हवस को ही पूरा करते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं होता जहां पर जरूरी हो कि तुम शारीरिक संबंध बनाओ या एक दूसरे पे जबरदस्ती करो। सच्चा प्यार दोनों तरफ से
होता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। यहाँ तक कि अगर सामने वाले से अगर तुम सच्चा प्यार करते हो और अगर उसकी भलाई ये है कि तुम उससे अलग हो जाओ, तो हाँ, वो व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, ना कि उसकी जान ले लेता है या फिर उसे स्टॉक करे। ये केवल एक तरीके की हवस होती है या फिर एक तरीके का रिजेक्शन के बाद आने वाला गुस्सा या हमारा सेल्फ ईगो कि हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। यही कारण था कि बीच में जो बॉलीवुड था इन सारी चीजों को भी बायकॉट किया जा रहा था, क्योंकि ये एक तरीके से एक प्रकार के ही धर्म को टारगेट करते हैं। ये जो सारी घटनाएं घटित होती हैं गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो कि बहुत दिनों से चलती आ रही है। वो ये बात अलग है कि जो अक्सर आजकल के जो लोग हैं उनके सामने ये बात नहीं आती, जिन पर बीत जाती है उन्हें पता चल जाता है और वे भी अपनी बातें समाज के बीच नहीं रख पाती क्योंकि मीडिया भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मीडिया में भी वैसे ही लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि केरला फाइल्स जैसी मूवीज भी आई जो कि सच्ची घटना पर आधारित थी, तब भी हिंदू समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो इन्हें लिबरल कैटेगरी के कहा जाता है। वो लोग कह रहे थे कि ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, यानी कि मतभेद डालते हैं। लेकिन जो सत्य घटना पर आधारित है और जो डेमोग्राफी केरला की बदल रही है, क्या वो भी उन्हें नजर नहीं आती? यहाँ पे लोग नाम बदल के रिलेशनशिप में आते हैं। सोच सकते हो कितना बड़ा धोखा है ये। पर इसके बाद भी वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, उसे पुश करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं और लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। बैक टू द केस, हम अगर यहाँ पर सोचें तो यहाँ पर हमने एक ऐसी लड़की को खो दिया जिसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी। उसकी उम्र केवल 23 साल थी। पता नहीं फ्यूचर में कितना अच्छा कर पाती। और हमें बाकी में मिला क्या? एक ऐसा क्रिमिनल जिसने एक आदमी, एक इंसान को इतने बुरी तरीके से मार दिया और वो अभी जेल में है और कई दिनों तक तो उसका केस चलता ही रहेगा। वह जेल में आराम से रहेगा और हो सकता है शायद वो बाद में छूट भी जाए, क्योंकि अक्सर वकीलों द्वारा केस को बदल दिया जाता है। हमने खुद देखा कि हमारे देश में कई सारे ऐसे आतंकवादी भी आए जिन्होंने हमारे देश में कई सारा ब्लास्ट किया, पर कितने दिनों तक वे जेल में ही रहे। हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने तो उनके लिए काफी अच्छे वकीलों को भी हायर किया था कि इन्हें फांसी से बचा लिया जाए। अब मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम खुद इसके बारे में जानो, खुद इसके बारे में समझो और पढ़ो। पर मुझे पता है तुम इन सब चीजों में नहीं ध्यान दोगे। तुम्हें तो बस चलो छोड़ो, मैं ज्यादा कुछ कहता भी नहीं। मेरे मन की बातों में सामने रखना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर शायद लोग मुझे टारगेट करने लगे। सो गाइस, ये था एक लव जिहाद का केस, अगर तुम कह सकते हो। अगर इस तरीके से सोचो तो अभी इस केस से रिलेटेड इतनी ही डिटेल है। अगर कोई भी डिटेल आती है तो मैं जरूर इस चैनल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। गाइस, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? क्या तुमने इस तरीके के सिनेरियो अपने आसपास देखे हैं लव जिहाद जैसे? तो कमेंट बॉक्स से जरूर शेयर करना। और इस वीडियो को एंड करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, फिजिकल अट्रैक्शन प्यार नहीं होता और प्यार साबित करने के लिए तुम्हें रिलेशनशिप में आना या फिर फिजिकल संबंध बनाना जरूरी नहीं होता। अक्सर हम जिससे प्यार करते हैं हम यही चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, हम उसे खुश देखना चाहते हैं, ना हमारी वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हम उसके साथ में रहते हैं, थोड़ा हम उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है। सार यही होता है कि हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहे। हमारे किसी एक्शन के कारण अगर वह दुखी होती है तो ये बात क्लियर होती है कि हम उससे प्यार नहीं करते। ये प्यार की डेफिनेशन में नहीं आता। उल्टा हम सेक्रीफाइस करते हैं। अगर उसे कुछ चीज पसंद नहीं है तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। ये होता है प्यार। तुम्हारा क्या सोचना इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे इसी तरीके से कोई क्राइम केस स्टडी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।